BSTV की खास पेशकश बात में दम है लेकर हाजिर हूं मैं शरद। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है जो हाल ही में बीजेपी की ओर से राज्यसभा भेजी गई हैं और वो हैं माया नारोलिया जी। माया नारोलिया जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। वैसे तो कहा जाता है कि आधी आबादी को पूरा हक दिलाने के लिए हर स्तर पर, चाहे वो सामाजिक हो या राजनीतिक, तमाम कोशिशें होती हैं, लेकिन ये कोशिशें आखिर कितनी कारगर हो पाई हैं, इन पर सवाल है। हाल ही में बीजेपी की ओर से जो 4 सदस्य राज्यसभा भेजे गए मध्य प्रदेश से, उनमें से एक नाम माया नारोलिया जी थी। माया नारोलिया ने अपना राजनीतिक सफ़र वैसे तो पंच के तौर पर शुरू किया था, लेकिन संगठनात्मक तौर पर उन्होंने बहुत काम किए और आज वो राज्यसभा में है। माया नारोलिया जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो फैसला लिया है पार्टी ने आपको राज्यसभा भेजने का, आपसे पहले 2 और जो महिला उम्मीदवार हैं, कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि, उनको भी राज्यसभा भेजा जा चुका है। क्या आपको लगता है कि पार्टी के इन फैसलों से आधी आबादी को पूरा हक दिलाने की पार्टी की जो कोशिश है वो आगे बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, क्योंकि हमारी 2 बहनें कविता पाटीदार जी और सुमित्रा वाल्मीकि जी को जब राज्यसभा में भेजा गया था तो पूरी मातृशक्ति में खुशी की लहर थी कि आज इन बहनों को मौका मिला है, तो आने वाले समय में हम लोगों की भी, क्योंकि सबकी एक होप थी, सबकी आशा जागृत हुई थी। और ये भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है वो करती है। ये मोदी युग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देवीय शक्ति हैं। साधारण मानव के बस की ये बात नहीं है। असाधारण व्यक्तित्व के धनी प्रधानमंत्री जी का ये फैसला है, क्योंकि उन्हें किसी जाति, किसी धर्म, किसी से रिश्ता निभाना या किसी को ओबलाइज करने में विश्वास नहीं रखते। वो जो व्यक्ति वर्कर है, जो व्यक्ति काम करता है, जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति पर बैठा है, उस व्यक्ति में अगर कोई योग्यता है तो उसको प्रथम पंक्ति में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाते हैं। और उसी का प्रतिफल है कि मातृशक्ति को सम्मान मिल रहा है। आज हमारी महामहिम के पद पर द्रौपदी मुर्मू जी जो महामहिम है, उस पद को सुशोभित कर रही हैं हम लोगों के लिए। जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी थी, पूरा संपूर्ण महिला जगत में खुशी की लहर थी कि एक हमारी बीच की बहन जो साधारण परिवार से हैं, उनको राष्ट्रपति जैसा महामहिम का पद देना ये प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज़ महिलाओं को मिले। जहाँ जिस तरीके से महिलाओं को आगे लाना होगा वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को मान भी मिला है, सम्मान भी मिला है, स्वाभिमान भी बढ़ा है और सुरक्षा की दृष्टि से भी महिलाएं आगे, मतलब उनका जीवन अच्छे से चल रहा है। और अनेकों योजनाओं के माध्यम से आपने देखा होगा, जितनी योजनाएं मोदी जी की, महिला हितैषी योजना सबसे अधिक है। जैसे कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से जिन बहनों ने कभी नहीं सोचा होगा, जो चूल्हे पर भोजन बनाती थी, धुएं में जिनकी आंखें खराब होती थी, फेफड़ों पर धुएं का असर पड़ता था, प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण उन्होंने निःशुल्क गैस के सिलेंडर देकर उन बहनों को जीवन को भी बचाया और समय को भी बचाया। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से खुद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई हैं और बहुत सी बहनों को उन्होंने रोजगार दिया है। ये भी तो महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। तो माया जी, एक बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि महिलाओं के लिए एक तो राजनीति, उसकी कठिन डगर है, कई चुनौतियाँ हैं, और फिर ग्रामीण परिवेश से आना और फिर राजनीति में आगे बढ़ना, बतौर महिला आपके लिए कितना मुश्किल था ये जो सफ़र है पंच से लेके और राज्यसभा सांसद तक का? मुझे तो कई लोग कहते थे कि राजनीति बहुत गंदी होती है और अच्छे परिवार की महिलाएं राजनीति में नहीं जाती हैं, लेकिन ये मैं पूरी तरीके से इस बात को सत्य नहीं मानती हूँ कि राजनीति गंदी है। हमारे करने का तरीका, राजनीति अगर हम समाज सेवा के रूप में करेंगे तो राजनीति कतई गंदी नहीं है। और किसने कहा कि अच्छे घर की महिलाएं राजनीति में नहीं है? आज भारतीय जनता पार्टी में उद्योगपति घराने की महिलाएं तक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि राजनीति का सोचने का जो तरीका है, जैसे मैंने जब राजनीति में कदम रखा था, मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत
ग्राम पंचायत के एक पंचसूही, मैं ग्रामीण परिवेश में रहती थी और ग्रामीण परिवेश में ग्राम पंचायत के चुनाव हुआ करते थे। तो चूँकि महिलाओं का पद भी रहता था कि उसमें से जैसे कि 10 पंच हैं तो 2 महिला पंच बनेंगी, इस प्रकार का। तो जब हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के चुनाव थे तो 5 गांव मिलकर हमारी एक ग्राम पंचायत थी। उसमें हमारा गोरा ग्राम पंचायत का नाम था, उसमें चीलाचौन जो मेरा मायका है, कड़ैया जो मेरी ससुराल है, चांदला जहाँ मेरे पतिदेव शिक्षक थे, और एक मंगरिया, ऐसे गांव मिलाकर गोरा ग्राम पंचायत थी। तो जब मैं शादी होकर गई तो गांव के लोगों ने कहा कि पढ़ी लिखी बहू आई है तो क्यों ना अपन इनको पंच बना दें। तो मेरे पतिदेव ने मुझसे कहा कि हम तुम ना एक पंच का फॉर्म डालना है, वो डाल दो, साइन कर दो इसमें। तो मैंने कहा हाँ मैं साइन तो कर दूंगी, कोई बात नहीं हूँ। फिर मैं पढ़ी लिखी थी तो मैंने कहा ठीक है, मैंने साइन कर दिया, पंच बन गई। 5 साल तक मैं पंच बनी रहूँगी, लेकिन मैं ऐसी पंच नहीं बनूँगी कि आप घर रजिस्टर बुलवाओगे, मेरे साइन करके रजिस्टर चला जाए। मैं पंच अगर बनूँगी तो ऐसी पंच बनूँगी कि मैं ग्राम पंचायत की बैठकों में जाऊँगी, अपनी बात रखूँगी, समझूँगी कि राजनीति क्या है। तो अगर आप मुझे राजनीति में प्रवेश दिलाना चाहते हैं, अगर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो वो कदम फिर मेरा पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि आपका कहना सही है कि उस समय की राजनीति बहुत कठिन थी। क्योंकि महिलाएं अगर देर सवेर घर आती थी तो घर के लोग भले कुछ ना कहें, लेकिन बाहर के लोगों को अरे ये कैसी बहू है, इतनी रात को आ रही है, तो जेंट्सों के साथ आ रही है, तो अरे क्या करती होगी। तो मैंने कहा ये सारी बातें आपको सुनना पड़ेगी, और आपको अगर विश्वास हमारे ऊपर है कि हम इनको राजनीति में भेज रहे हैं और विश्वास है तो ही मैं ये फॉर्म भरूंगी, अन्यथा फिर मैं हाउस वाइफ रहना ही पसंद करूंगी। अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश दूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, सब कुछ करूंगी। तो उन्होंने मुझसे एक ही शब्द कहा था कि नहीं, मैं कभी राजनीतिक क्षेत्र में तुमको टोंका टाकी नहीं करूंगा और मुझे विश्वास है कि तुम अच्छे से काम करोगी। तो मैंने कहा ठीक है। और उस दिन जब मेरे पतिदेव ने ये कहा तो मैंने एक गांठ बांध ली थी कि मैं परिवार के विश्वास को कभी नहीं टूटने दूंगी। मुझे पता चला है कि आप खुद भी डॉक्टर बनना चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन फिर वो जो सफ़र है वो राजनीतिक शुरू हो गया। बिल्कुल, मैं पढ़ने में बहुत तेज़ थी और मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट था, और मेरे जो भैया हैं वो बैंक में थे, मेरे माता पिता तो गांव में रहते थे, हम लोग उनके साथ रहकर पढ़ते थे, और मैं सही में डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन पढ़ते पढ़ते स्कूली शिक्षा के साथ साथ ही मेरी शादी हो गई। तो शादी हो गई तो मेरा ये राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो गई। आमतौर पर कहते हैं कि शादी की बात तो बंदिशें लग जाती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आपके जो पति हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया आपको, और उन्होंने कहा आपसे कि आप पंच का फॉर्म भरिए। मेरे पति देव इतने निडर थे कि वो सास की सेवा में थे। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन वो संघ की शाखा लगाते थे, समझिए आप। उनके इतने ट्रांसफ़र होते थे तो वो कहते थे कि मेरे ट्रांसफ़र होने दो, लेकिन तुम अपना काम करो। क्योंकि मैं राजनीति में थी तो मैं खुल के दिखती थी, मैं खूब धरने प्रदर्शन करती थी, महिला मोर्चा की बहनों के साथ लेके खूब प्रदर्शन करना, खूब नारेबाजी करना, ये तो मैं टारगेट पे थी कांग्रेस के उस समय। तो वो क्या करते थे कि इनके पति के ट्रांसफ़र, मेरे पतिदेव के बहुत ट्रांसफ़र हुए। वो कहते थे मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ मैं भाजपा की ही बात करूँगा, और वो संघ की शाखा भी लगाते थे। अच्छा, तो कांग्रेस के इन टारगेट से आप कभी डरे नहीं? कभी ये लगा नहीं कि नहीं अब राजनीति छोड़ देना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पे अगर परेशान करने जैसी बातें कुछ होती हो? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मेरे पतिदेव का मुझे जो सपोर्ट था कि तुम तो अपने काम में लगी रहो, मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं अपना सब कुछ कर लूँगा, और आप अपने काम में करते, मैं कभी नहीं डरी। एक और मुझे पता चला है, एक महत्वपूर्ण जानकारी भी लगी जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, कि जिस दिन ये आपका नाम अनाउंस हुआ राज्यसभा उम्मीदवार के लिए, तो उस दिन आप घर पे थी और घर पे लौकी की सब्जी और रोटी बना रही थी। इस बात में कितनी सत्यता है? ये 101% सही बात है, क्योंकि मैं एक गृहिणी भी हूँ। मतलब हम लोग हिंदू नारी हैं, हम भारतीय नारी हैं, तो भारतीय नारी कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, लेकिन अगर हमारे घर परिवार में कहीं कोई आवश्यकता है तो हम अपने पति या बच्चों को भूखा नहीं रख सकते। अगर जैसे हमारे यहाँ भोजन बनाने वाली लगी, वो कहीं छुट्टी पे चली गई, तो हमारा कर्तव्य है कि भाई हम उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करके फिर अपने अन्य काम को करें। उस दिन बसंत पंचमी का दिन था,
मैं चूँकि सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाती थी तो बसंत पंचमी पर हर साल मैं विद्यालय जाती थी। तो मैंने सोचा कि मेरे पतिदेव के लिए मैं भोजन पहले तैयार कर लूँ फिर जाऊँ। तो मैंने बढ़िया लौकी काटी, सब्जी छौंकी और एक तरफ गैस पर कढ़ाई में लौकी की सब्ज़ी उबल रही थी। मैंने कहा सब्ज़ी बनते बनते मेरी रोटी बन जाएगी, और मैं एक तरफ रोटी बेल रही थी। तो मेरा जो बेटा है उसके पास कहीं से फ़ोन आया कि आपकी मम्मी को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर लिया। तो ये थोड़ी देर के लिए तो चुप रहा कि अभी चल रहा है, ऐसा कुछ होगा। फिर उनने कहा कि एक लिस्ट हमने आपको डाली है। इसने लिस्ट देखी तो ये मेरे पास आया। तो इसने ये सोचा होगा कि माँ को पहले से मालूम होगा, माँ के पास किसी का फ़ोन आया होगा। ये 1 मिनट मेरे पास खड़ा रहा। इसने जब मेरी भाव देखे कि मैं तो अपनी धुन में लगी हूँ, तो मुझसे कहता है कि माँ आपको बधाई हो। मैंने कहा काहे की? तो बोले आप राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो गई। मेरे भी दोनों फ़ोन बजने लगे, इसके बेटे के फ़ोन बजने लगे। तो फिर मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो हमारी जो कविता पाटीदार दीदी हैं, जो हमारी महिला मोर्चा की प्रभारी पहले से राज्यसभा में है, राज्यसभा की सांसद है, उनका फ़ोन था। तो बोले माया जी आपको बधाई हो। तो मैंने कहा दीदी सही में मैं नॉमिनेट हो गई क्या? बोले हाँ सही में हो गई हो तुम नॉमिनेट। तो मैंने कहा ठीक है। फिर शहर में मीडिया के बंधु लोग आ गए, उनको मालूम पड़ा तो मेरे घर पर। तो मैंने उनसे कहा कि भैया आप लोग सब लोग बैठिए, जलपान करिए, लेकिन मैं अभी कुछ आपसे नहीं बोल पाऊँगी। इसलिए नहीं बोल पाऊँगी कि अभी मुझे संगठन की तरफ से कोई अधिकृत सूचना नहीं आई है कि आपको आना है, कि आप नॉमिनेट हो गई हैं, कि आपको फॉर्म डालना है। ऐसा कुछ भी मेरे पास अभी नहीं आया। तो वो लोग भी बैठ गए, बोले ठीक है। मैंने कहा मैं एक फ़ोन लगा लेती हूँ। तो फिर मैंने हितानंद शर्मा जी भाई साहब को फ़ोन लगाया। जैसे ही मैंने उनको फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन उठाते से बोला माया जी बधाई हो। तो मैंने कहा अरे भाई साहब मैं सही में बन गई क्या? तो वो कहते हाँ तुम सही में बन गई हो। तो मैंने कहा मीडिया के लोग मेरे पास खड़े हैं, मैं क्या बोलूँ? उनने मुझसे बोला कि तुमने जो कुछ किया है, पंच से लेकर तुमने जो भी, क्योंकि वो सबको मालूम है मेरी ये संगठन में कहानी, जो कुछ किया वो सब बातें अपनी रखो। फिर तो मैं खुलकर मीडिया के भाइयों से भी बात की मैंने, मेरे कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन किया। फिर हमारे मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आता है, डॉक्टर मोहन यादव जी का, कि आपको दीदी बहुत बहुत बधाई हो, आप राज्यसभा की हमारी प्रत्याशी हैं और आपका स्वागत करते हैं हम। और उनने फिर एक शब्द बोला कि उनके कोई पीएस हैं, बोले मैं उनसे बात करता हूँ, आपको कब फॉर्म डालना, क्या क्या फॉर्मेलिटी करना है, आपके पास वो फ़ोन करेंगे। माया जी ये तो आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए सवाल हो गए। मैं राजनीतिक तौर पर जानना चाहूँगा कि राजनीतिक तौर पर आपकी अब स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि जो बीजेपी ने टारगेट रखा है वो 400 प्लस सीटों का रखा है। तो 400 प्लस का ये जो टारगेट है उसमें महिला मोर्चे की या महिलाओं की हम कहें या आधी आबादी की, जिस भी भाषा में आप उसको स्वीकार करें, उनकी क्या भूमिका होगी? जिस ताकत के साथ विधानसभा चुनाव में महिला मोर्चा ने पूरे प्राणपण से एक एक बूथ पर, एक एक शक्ति केंद्र पर, एक एक पन्ना, पेज, मंडल, जिला स्तर पर जो सक्रियता के साथ काम किया था, उससे ज़्यादा ताकत के साथ अब पूरा महिला, क्योंकि महिला मोर्चा इस समय बहुत खुश है, किसी के मन में ये नहीं है। एक महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष को, एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व मिलने से सारे के सारे मातृशक्ति में खुशी की लहर है। पूरी ताकत के साथ महिला मोर्चा काम करेगा। और प्रधानमंत्री जी ने एक मूल मंत्र दिया हमें, उन्होंने कहा है हर बूथ पर 370 नए मतदाता को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करके वोट डलवाना। एक मूल मंत्र पर हम ये काम करेंगे। दूसरा मूल मंत्र है अब की बार 400 पार। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की जो महिला हितैषी योजना है, ऐसी हजारों महिला हितैषी योजना है जिनके माध्यम से हर महिला लाभान्वित है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि किसी परिवार में तो एक बहन को 6 योजना का लाभ मिल रहा है। उसकी बेटी को लाडली लक्ष्मी का, स्वयं को लाडली बहना का, उज्ज्वला योजना का, प्रधानमंत्री आवास योजना का और मुद्रा लोन योजना और जल जीवन मिशन के माध्यम से ऐसी अनोखे कई योजनाओं के माध्यम से जो महिलाओं के जीवन स्तर को
सुधारने का काम किया है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम किया है, महिलाओं को शैक्षणिक रूप से सशक्त करने का काम किया और महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने का काम जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अभी काम कर रही है और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी बहुत महिला हितैषी निर्णय लिए हैं। और हमारा जो संगठन है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी बहुत शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन बूथ तक सशक्त हुआ है। हमारे प्रदेश संगठन की तारीफ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने की है कि मध्य प्रदेश का संगठन देश के सर्वोच्च संगठनों में एक संगठन है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो बूथ सशक्तिकरण की रचना की है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीता चुनाव जीता, इस लक्ष्य को लेकर हमारा जो संगठन मध्य प्रदेश का काम कर रहा है, हमारे हितानंद शर्मा जी प्रदेश संगठन महामंत्री जी के नेतृत्व में, और अभी हमारे जो शिव प्रकाश जी भाई साहब है जो मध्य प्रदेश का पूरा काम देख रहे हैं, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं, अजय जामवाल जी जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं, और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी, इनकी दूरदृष्टि के कारण संगठन में बहुत ही मजबूती आई है। तो एक तो हमारा संगठन बहुत मजबूत है, उसकी दम पर हम 400 पार पूरी दमदारी से कह रहे हैं और 29 लोकसभा जीतेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और अमित शाह जी हमारे भाई जो हैं वो बहुत ही सभी के योगदान से आगे चलेंगे। लेकिन जी। आपने एक बात का जिक्र किया लाडली बहना का, जो अभी पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा था लाडली बहना। क्या आपको लगता है कि जो लाडली बहना योजना थी उसकी कितनी भूमिका रही जो पिछला 2023 का विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें? देखिए, सत्यता ये है लाडली बहना की बहुत अधिक भूमिका रही और लाडली बहना को जो लाभ मिला है वही का वही लाभ लाडली बहना ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। प्रत्येक लाडली बहन ने भारतीय जनता पार्टी कमल फूल की बटन दबाई है। अभी मैंने देखा भी रिसेंटली, अभी जब दिल्ली में आपका राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ पार्टी का, तो उसमें प्रधानमंत्री ने महिलाओं को लेकर खास तौर से बातें कही। उन्होंने शौचालय को लेकर कहा कि शौचालय बनाए गए, जो महिलाओं के सम्मान से जुड़ी हुई बात थी। लखपति दीदी बनाने की भी उन्होंने बात की है। इन सारी योजनाओं का भी क्या आपको लगता है कि आने वाला जो 2024 का बस लोकसभा का चुनाव आ ही गया है, उन सब में असर पड़ेगा? प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन में महिलाओं पर केंद्रित ही था पूरा उनका उद्बोधन हमारे प्रधानमंत्री जी का, और उन्होंने जो किया है वो वास्तविकता है। जो बहनें लोटा लेकर, मैं खुद ग्रामीण परिवेश में रहती हूँ, मैं देखती थी थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता था, बहनें लोटा लेकर जाती थी और सड़क किनारे बैठकर अपना शौच आदि से निवृत्त होकर आती थी। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की अस्मिता, उनकी इज्जत के सम्मान के लिए घर घर शौचालय बनाने का जो काम किया, क्योंकि मैं खुद भी नगर पालिका अध्यक्ष थी, जब ये घर घर शौचालय का काम हुआ था ना, प्रत्येक घर को बिल्कुल न्यूनतम दर पर, और गरीब परिवारों को तो निःशुल्क शौचालय बनाने के देने का काम किया। ये बहुत बड़ा काम देश के अंदर जो शौचालय का हुआ है, वो भी एक बहुत चमत्कारिक निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी का रहा है। और उज्ज्वला योजना के माध्यम से भी लाखों करोड़ों बहनों को जो उन्होंने उनके जीवन में प्रकाश फैलाया वो भी है। और मुद्रा योजना के माध्यम से भी बहुत सी बहनों को निःशुल्क मतलब अनुदान पर ऋण देकर उनको अपने रोजगार में सहायक बनाने का। और सबसे बड़ा कारण है स्वयं सहायता समूह। पूरे देश के अंदर लाखों की संख्या में स्वयं सहायता समूह की बहनें, छोटे छोटे लघु उद्योग, छोटे छोटे कुटीर उद्योग, और अभी तो हमारी सरकार ने स्कूल की यूनिफॉर्म, गेहूं समर्थन मूल्य की गेहूं खरीदी, अपना ये ड्रोन दीदी भी हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा एक विज़न है। लखपति दीदी के बारे में आप जो कह रहे हैं, तो लखपति दीदी बनाने का काम भी किया, आगे भी लखपति दीदी बनाने का काम चलेगा। ऐसी कई चीज़ों के माध्यम से मतलब बहनों को खुद का आवास देकर, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हमारी बहनें खुद उस आवास की वो रहेंगी। बहुत सी ऐसी योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति के दिल को जीता है। विपक्ष के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। आप लोग अक्सर सवाल उठाते हैं। हाल ही में हमने देखा कि एक वीडियो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का वायरल हुआ ग्वालियर में, जहां एक महिला, उन्हीं की पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता, उनसे
मिलना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया और कुछ ऐसे आरोप भी हैं कि उनका जो सुरक्षा गार्ड था उसने उस महिला के साथ बदतमीजी की। आप लोगों का आरोप है कि दरअसल कांग्रेस में नेताओं के द्वारा महिलाओं के साथ इस तरीके के व्यवहार एक आम बात है। ये कितना गंभीर आरोप आप इसको मानते हो और इस पूरी घटना के बारे में आपका क्या कहना है? मेरा उस घटना के बारे में ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने महिलाओं के बारे में जो अमर्यादित और अपशब्द, ये तो कम है, उन्होंने टंच माल बोला, बहनों को सजावट की वस्तुएं बोला है, बहनों का भरे मंच पर अपमान किया है। मतलब ऐसे कई ये कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। इसीलिए तो कांग्रेस खत्म होने की कगार पे है, क्योंकि कांग्रेस में कोई विचारधारा नहीं बची, कांग्रेस की कोई पंचनिष्ठा नहीं है, कांग्रेस के कोई सिद्धांत नहीं है, कांग्रेस की कोई नीति नहीं है और नेताओं की नीयत भी ठीक नहीं है। तो जिस पार्टी में इस प्रकार का कुछ भी सैद्धांतिक जिसकी कोई पंचनिष्ठा ना हो, वो पार्टी बिल्कुल अंतिम कगार पर है। लेकिन वो विपक्ष में है, वो लगातार घेरते रहते हैं और ख़ास तौर से महिलाओं के मुद्दे पे तो सबसे ज़्यादा सवाल उठाते हैं। महंगाई का मुद्दा हो या महंगे गैस सिलेंडर का मुद्दा हो, इन सारे विषयों को लेकर उनके आरोप रहते हैं कि सरकार महंगाई पर रोक नहीं लगा पा रही है। वो इसलिए उठाते हैं कि उनको समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और महिला एक ऐसी मतलब कार्यकर्ता है जो पुरुष को भी मोड़ सकती है। अगर एक घर में महिला की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है तो वो अपने घर के माहौल को भी चेंज कर देगी और इसके लिए उनको यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में महिलाएं निरंतर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही हैं, तो महिलाओं में तोड़फोड़ करने का काम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का विश्वास जीता है। अच्छा, एक विषय और है जो खास तौर से महिलाओं की सुरक्षा और उनकी अस्मिता से जुड़ा हुआ है और वो विषय है धर्मांतरण का। धर्मांतरण के मुद्दे पर आप लोग बहुत मुखर हैं और आपका कहना है कि सख्त से सख्त जो कानूनी प्रावधान है वो किए जाएंगे और मध्य प्रदेश से लेकर अन्य जो राज्य हैं और केंद्र सरकार भी इस विषय को लेकर काफ़ी गंभीर है। आपको क्या लगता है कि ये धर्मांतरण वाला जो विषय है वो कितना गंभीर है और कैसे इस पर रोक लगेगी? नहीं, गंभीर विषय है, सरकार भी इसमें उचित कदम उठा रही है और सफलता भी मिल रही है और हम सब लोग भी मिलकर इसमें काम कर रहे हैं और ये रुकना भी चाहिए और आगे हमारी सरकार की जो नीति और जो सिद्धांत होंगे उस पर हम लोग काम करेंगे। अब जबकि आप राज्यसभा पहुंची गई हैं तो राज्यसभा में पहुंचने के बाद मध्य प्रदेश में महिलाओं को लेकर आपकी क्या आगे की रणनीति है, किस तरीके से उनके लिए काम करना है? खास तौर से मैं जानना चाह रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं या बच्चियां हैं उनको लेकर आपका क्या विजन है? बहुत सही प्रश्न किया आपने। मेरी खुद की भी इच्छा है कि मुझे अब संसद में बैठने का मौका मिला है तो निश्चित रूप से मैं ग्रामीण क्षेत्र में ही ज़्यादा काम करूंगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इतनी अद्भुत प्रतिभाएं हैं, बहनें बेटियां इतनी अद्भुत हैं। हम उनको आगे लेकर आएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी अपनी कला कौशल में भी निपुण हैं और वो आगे आकर राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना कुशल नेतृत्व करेंगी। और आने वाले समय में जब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने वाले चुनाव में पूर्ण रूप से जब लागू होगा ना, आप देखेंगे महिला नेतृत्व निखर कर आएगा और ऐसी नेत्रियां सामने आएंगी जो कि विधानसभा में और लोकसभा में कुशल नेतृत्व करेंगी। तो कई पुरुषों को ये तो नहीं लगेगा कि उनका जो हक है वो कम हो जाएगा, उनका हक मारा जाने लगेगा अगर इस तरीके से महिलाएं राजनीतिक तौर पर और आगे बढ़ती रही? नहीं, किसी पुरुष का हक बिल्कुल नहीं मारा जा रहा, क्योंकि ये तो अधिनियम ही आ गया। 50 जब आरक्षण आया है जैसे 33% का नारी शक्ति वंदन अधिनियम में, तो उसके अनुसार तो टिकट देना ही है। प्रधानमंत्री जी ने उसको पास कर दिया, लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया, महामहिम जी की उस पर सील लग गई है। अभी तो नहीं, अभी इसका असर थोड़ा दिखेगा। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लागू हुआ है थोड़ा उसका असर देखा, लेकिन आने वाले चुनाव में पूर्ण रूप से होगा और आने वाले चुनाव तक हम ऐसी नेत्रियां तैयार कर देंगे, क्योंकि हर चीज़ हमें नहीं चाहिए, हम पंक्ति पूरी तैयार करेंगे कि आने वाले चुनाव में ऐसी वक्ता, ऐसी नेत्रियां जो लोकसभा विधानसभा में बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व करें और मातृशक्ति को जिस प्रकार पूरी दृढ़ता के साथ और पूरी सक्रियता के साथ आगे लाने का काम होगा, वो मैं
सांसद के रूप में भी करूँगी, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में तो मैंने बहुत बहनों को मोटिवेट किया है। मैं आलीराजपुर, झाबुआ, डिंडोरी, अनूपपुर और मंडला, ये जितने भी थोड़े से आदिवासी इलाके हैं मेरे वहाँ बहुत प्रवास हुए और हमने जो छोटे छोटे बहनें थी उन सबको हमने अपनी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में जोड़ा है। उनके हमने चौपाल कार्यक्रम किए, उनके हमने संवाद कार्यक्रम किए हैं, उनको स्वच्छता समूह से जोड़ा है। तो निश्चित रूप से हम ऐसी उभरती हुई प्रतिमाओं को बिल्कुल आगे लाएंगे और अच्छा नेतृत्व देखने को मिलेगा आने वाले समय में महिलाओं का।